मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल। आज हमारे साथ हमारे इस ऑफिस के स्टूडियो में टैक्स विजार्ड अजीत कुमार जी विद्यमान है और साथ में ही यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के CEO आलोक कुमार जी भी हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। चर्चा एनजीओज के ऊपर होने वाले टैक्सेशन के ऊपर और एनजीओज को मिलने वाली छूट के ऊपर आज होगी। तो चलिए मैं माइक अपने टैक्स विजार्ड अजीत कुमार जी को देता हूं कि वो शुरुआत करें कि आज क्यों हम लोग यहाँ पे सम्मिलित आज ये बैठक कर रहे हैं और किस आखिर उसका उद्देश्य क्या है और इस मंथन से क्या निकलने वाला है। कृपया इस पे आप फोकस करें। डॉक्टर साहब नमस्कार, आलोक जी को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके टाइम के लिए, आपने जो चैनल को हमारे आप दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आज हम आपसे, मेरी जो जिज्ञासा है, जो आम जनमानस है, जो लोग ट्रस्ट चला रहे हैं या सोसाइटी चला रहे हैं, जो सरकार ने नया सेक्शन लॉन्च किया इनकम टैक्स एक्ट में, सेक्शन 115 TD, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे। पर इससे पहले मैं थोड़ा ये चाहूँगा, जो आपका नया ऐप है और वेबसाइट फिक्स माई टैक्स, थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें ताकि उससे लाभान्वित हों। बहुत बढ़िया अजीत जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हम पवन जायसवाल एसोसिएट्स ने मिलकर एक ऐप इनकम टैक्स और जीएसटी और बिजनेस कंसल्टेंसी का बनाया है जिसका नाम है फिक्स माई टैक्स, और ये वेब पेज उपलब्ध है। आप इस पर www.fixmytax.in पे जाके आप इस वेब पेज को आप खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में ही गूगल प्ले स्टोर पर फिक्स माई टैक्स ऐप भी अवेलेबल है। हमारा मुख्य उद्देश्य इस ऐप को, इस वेब पेज को बनाने का यह था कि जिस प्रकार आयकर विभाग और जीएसटी विभाग फेसलेस हो गया है, उसी प्रकार अब विभाग की सेवाएं भी फेसलेस तरीके से भारतवर्ष के नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज और एडवोकेट्स की आपको इस ऐप के माध्यम से मिल पाए। तो आप अवश्य इस ऐप को देखिए, इस वेब पेज को देखिए और हमें बताइए कैसा लगा। अब जहां तक बात आज के परिचर्चा की है, आप जानते हैं कि ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होती हैं, और साथ में जो चैरिटेबल कंपनीज होती हैं विदाउट शेयर कैपिटल, ये इनका उद्देश्य होता है समाज सेवा, या ये समाज में बिना लाभ के अर्जन की प्रत्याशा के ये समाज सेवा करती हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज सेवा करती हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति में जो कैटेगराइजेशन है वो आयकर विभाग ने, विभिन्न एक्ट्स ने हर जगह स्पेसिफाई किया है, जैसे योगा है, वृक्षारोपण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्पोर्ट्स है, आदि आदि, लोगों को जागृत करना आदि आदि। अब इन सारे उद्देश्यों को लेकर या किसी एक उद्देश्य को लेकर कोई भी संस्था, कोई ट्रस्ट, कोई कंपनी, चैरिटेबल कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। जब ये कंपनी कार्य करती है तो नॉर्मली अपने सदस्यों द्वारा जो मेंबरशिप फीस पाते हैं या जो समाज से जो छोटा मोटा डोनेशन पाते हैं, उसके द्वारा ही ये कार्य आगे बढ़ा पाते हैं। इनके सामने एक सबसे बड़ी जो युद्ध होता है वो ये होता है कि क्या अगर मुझे 100 रुपये डोनेशन का मिला है और मैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 80 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 20 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं, तो मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। अगर हमें कर देना पड़ गया, आयकर देना पड़ गया, तब तो ये बहुत बड़ी मार हो जाएगी। ऐसे में भारत सरकार ने, चूंकि जो सोसाइटीज, ट्रस्ट और जो एनजीओज होते हैं, जो कंपनीज होती है चैरिटेबल, उनको प्रमोट करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में प्रोविजन किया है कि अगर ये संस्थाएं कमिश्नर इनकम टैक्स एग्जम्पशन से छूट का आवेदन करके छूट प्राप्त कर लेती हैं, तो उन्हें फिर कुछ लीगल फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को पूरा करने के बाद उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसा अभी तक ये बताया गया कि अगर ये संस्थाएं छूट का आवेदन करती हैं और छूट का आवेदन इनका स्वीकार हो जाता है और उसके बाद 3 वर्ष में उनको जितनी भी आमदनी हुई, चाहे वो कैपिटल इनकम हुई हो, चाहे वो रेवेन्यू इनकम हुई हो, चाहे डोनेशन हो, मेंबरशिप फीस हो, चाहे वो बैंक का इंटरेस्ट हो, हर चीज मिला के अगर जितनी भी आय हुई, अगर उसको वो 85% तक खर्च कर देते हैं वित्तीय वर्ष में, तो शेष 15% के लिए उनको आगे के 3 वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड करने का वो प्रोविजन होता है। तो अगर वो 85% भी अपनी आय का खर्च कर देती है संस्था अपना, तो उसको फिर कोई आयकर में टैक्स नहीं देना पड़ता, एग्जेम्प्ट हो जाता है।
अभी गत वर्ष में कुछ प्रोविजंस आए कि जितने भी सोसाइटीज जिनको जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी जी। और जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का फायदा ले रही थी आयकर में, अच्छा। उनके लिए आया कि अब भारत में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर 1860 हो, जी डॉक्टर चाहे वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड विदाउट शेयर कैपिटल कंपनीज हो, चैरिटेबल कंपनी हो, जी। इन सबको जो रजिस्ट्रेशन आयकर विभाग में अपना सेक्शन 12 में 12A में 12AA में ऑलरेडी जो लोग करा के बैठे हैं, जी। या सेक्शन 80G का भी जिन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, ताकि उनको जो लोग डोनेशन दें उसको डोनर को भी कुछ फायदा हो, तो ऐसी संस्थाओं के लिए सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने एक प्रोविजन किया कि आपको पुनः अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है आयकर की वेबसाइट पर, ऑनलाइन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है सेक्शन 12A में, सेक्शन 80G में। ठीक इसी प्रकार सेक्शन 1023C में आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। डॉक्टर आपको ये बताता चलूं कि धारा सेक्शन 1023C में पहले ये प्रोविजन था कि जो शिक्षण संस्थाएं भारत की और भारत में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या चिकित्सकीय सेवा देने वाले संस्थान हैं, इनकी आय पे भी एग्जेम्पशन था। और अभी जो मोदी सरकार ने जो करंट स्टेटस बताया हुआ, ये बताया हुआ कि शिक्षण संस्थाएं और चिकित्सकीय संस्थाएं, हॉस्पिटल्स, अगर उनकी टोटल रिसिप्ट्स फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक की है, तो उन्हें सेक्शन 1023C में बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि वो कवर हो रहे हैं, उनको कोई टैक्स नहीं लगता है, बशर्ते वो अपने एग्जेम्पशन का, फिर वही खर्चे का फॉर्मेट वही है कि 85% अपने खर्चे का वो कर दे। और दूसरा, अगर 5 करोड़ रुपए से उनकी इनकम ज़्यादा हो रही है शिक्षण संस्था की या चिकित्सकीय हॉस्पिटल की, तो ऐसे में उनको फिर सेक्शन 1023C में आवेदन, सेक्शन 1023C के लिए के अप्रूवल के लिए उनको ऑनलाइन CIT एग्जेम्पशन पे आवेदन करना पड़ेगा। CIT एग्जेम्पशन फॉर्म प्राप्त, ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त करने के बाद सारा वेरिफिकेशन करके देख लेता है कि आपकी संस्था सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी संतुष्ट के अनुसार, फिर वो सेक्शन 1023C का आपको एग्जेम्पशन अकॉर्ड कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार सेक्शन 12A के लिए और 80G के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, और उन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद ये संस्थाएं CIT एग्जेम्पशन उसकी वैलिडिटी चेक करने के बाद, अपनी संतुष्टि होने के बाद फिर आपको 12A और 80G वगैरह प्रोवाइड कर देता है। आपने एक बहुत अच्छा शुरुआत में प्रश्न किया, मैंने भूमिका इतनी बड़ी दे दी कि जो नई धारा 115TD आई है वो है क्या। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत ही अलार्मिंग सेक्शन है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण सेक्शन है कि भारत सरकार ने जब सारी संस्थाओं से बोला कि आप अगर रजिस्टर्ड है तो आपको रजिस्टर्ड होना, पुनः री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, नए रिजीम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और ऐसे में जिन लोगों ने भारत सरकार के इस सर्कुलर को फॉलो नहीं किया, मैं आपको बता दूं, ये जो पहली बार सर्कुलर आया था उसमें जो लास्ट डेट थी वो थी 30 जून 2021, लेकिन कोरोना और तमाम आप कह सकते हैं तमाम यूँ भी कह सकते हैं आपकी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी या जो टेक्निकल ग्लिचेस थे सॉफ्टवेयर के, उसके देखते ही गवर्नमेंट ने, देखिए मैं लिख के ले आया हूँ, 31 अगस्त 2021 तक इसको एक्सटेंड किया पहली बार, दूसरी बार 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया इसको, फिर उसके बाद 25 नवंबर 2022 तक एक्सटेंड किया, और अंततः 30 सितंबर 2023 तक इसको एक्सटेंड किया। तो 4 बार आप देख रहे हैं एक्सटेंशन हुआ, और चारों बार एक्सटेंशन में यही कहा गया कि जो संस्थाएं अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराई हैं अपना, वो रजिस्टर्ड करा लें, और जिन लोगों ने जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अपना री रजिस्ट्रेशन फिर से करा लें। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों ने 30 सितंबर 2023 तक भी री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पहले से रजिस्टर्ड थी, तो उनके लिए ये अब विभाग ये मान लिया है इस सेक्शन में कि अब आप अपने एनजीओ को चलाना आपने बंद कर दिया है, या आप अपने एनजीओ को नहीं चलाना चाह रहे हैं, इसलिए आप री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। अब इसमें देखिए उन्होंने आयकर विभाग या जो इनकम टैक्स रूल्स, इस सेक्शन जो ये सेक्शन है वो ये कहता है कि चूंकि आप जब से रजिस्टर्ड हुए थे तब से आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा लेते आ रहे थे, और आपने तमाम असेट्स क्रिएट की अपनी संस्था में, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन 12A में 12AA में 12AB में रजिस्ट्रेशन कराने के अगर आप उत्सुक नहीं हैं, तो ऐसे में असेसमेंट ईयर 23-24 से ही ये सेक्शन आ गई है। उसमें बताया गया है कि अब आपको नेट असेट्स, जो आपकी नेट असेट्स हैं, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जी डॉक्टर साहब,
उस पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको आप बोलेंगे प्रस्थान कर या एग्जिट टैक्स। ठीक है, तो आपकी जो बैलेंस शीट में जितनी असेट्स हैं एज ऑन डेट, सब उसमें से लायबिलिटी वगैरह घटाने के बाद जो असेट्स हैं एग्जिट करती हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू पहले कैलकुलेट की जाएगी, उचित बाजार मूल्य, और उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। 30% टैक्स देने के बाद अब आप कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते रहिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं बीच है में मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटीज एक्ट में है कि जब भी कोई ट्रस्ट डिसॉल्व होती है या खत्म होती है या तो उसका हस्तांतरण होता है, उस सिमिलर ट्रस्ट को अपनी चीज़ें पास ओवर कर देती है, भाई हमारी एक्टिविटीज आप कैरी फॉरवर्ड करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट दोनों को इनकम टैक्स और शिकंजा उन लोगों पर कस रही है जो ट्रस्ट को डिसॉल्व करके भाग जाना चाहते हैं, इस तरह की बिल्कुल हरकतें करते हैं। बिल्कुल अजीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने पिछले कई वर्षों में लाभ लिया, अब चूंकि सरकार बहुत ही सख्त हो गई है, नियम कानून से चलने वाली हो गई, अब आपको खाते रखने हैं, वही रखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पोर्शन बना दिया गया, 20% ज़्यादा डोनेशंस आपकी इनकम का नहीं होना चाहिए, 80% कम से कम आप खर्च करेंगे अपने उद्देश्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए फंड जनरेट किए गए हैं। और इतने सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो ऐसे में वो संस्थाएं जो कागज पे चल रही थी या खाना पूर्ति कर रही थी या फंड जो अपने संस्था के फंड्स थे उनको अपने व्यक्तिगत प्रयोग में लाती थी, उनके लिए अब मुश्किल हो गया है कि अब वो सर्वाइव करेंगी। ठीक है, अब उनको अगर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से होके गुजरना है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे प्रोसेस वही है कि री रजिस्ट्रेशन कराना है और आपको अग्नि परीक्षा बार बार देनी है। ठीक है, आलोक जी, आपके मन में कोई प्रश्न? डॉक्टर साहब, मैं इसी चीज़ को दोबारा फिर से एक बार जानने की कोशिश करूंगा कि हम लोग अगर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का जो आया था, जो लास्ट डेट हमारी सितंबर में कंप्लीट हुई है, अगर हम उस टाइम भी अपना रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं कराते हैं तो क्या हम इनकम टैक्स में एग्जम्पशन से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं, क्या उससे रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती है? देखिए, थोड़ा सा आप इसको एक बार फिर से क्लियर कर दें। आलोक जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हम 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट थी और हम नहीं कर पाए, और अब हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, दोबारा अप्लाई करना, अब हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यदि आप आयकर विभाग के जो एग्जामिशन डिपार्टमेंट है उसकी कॉग्निजेंस के पहले ही, उसकी नॉलेज या वो आपको कोई नोटिस दे रहे हैं कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसके पहले ही 30 सितंबर बीतने के बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करिए कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर का गैप है वो ज़्यादा नहीं है। जैसे आपका जो पहला फाइनेंशियल ईयर था वो एंड हो रहा है और 23 सितंबर 2023 तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन उसके बाद आपने जब भी कराया तो जो बीच की गैप की पीरियड थी, उस पीरियड में आपने सेक्शन 12A का बेनिफिट नहीं लिया जी, 12A का बेनिफिट नहीं लिया, यानी कि आपने एग्जाम्पशन फोरगो कर दिया और उसके बाद आपने फिर से अप्लाई कर दिया, तो आपको फिर वो नया संस्था मान के वो 3 साल का आपको एग्जाम्पशन देंगे, 3 साल के लिए देंगे, फिर उसके बाद फिर आपको 5 साल के लिए दोबारा फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम लास्ट डेट पे अप्लाई भी ना करें और हमें एग्जिट टैक्स भी ना देना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिए, जब कभी भी CIT एग्जाम्पशन संस्थाओं को सॉर्ट आउट करेगा और देखेगा कि कितनी पुरानी संस्थाएं थी जिनको 12A लेके वो हमारे साथ 12A लिए हुए थे, अब ऑनलाइन कितना हो गए हैं, दोनों के बीच रिकॉन्सिलेशन करेंगे और देखेंगे कितनी संस्थाएं अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आई। फिर उसके बाद CIT एग्जाम्पशन ये चेक करेंगे कि जो संस्थाएं हमारे यहाँ नहीं आई हैं उनमें कितनी संस्थाएं 12A का बेनिफिट अभी भी ले रही हैं अपना रिटर्न फाइल करके, उन संस्थाओं से एग्जिट टैक्स ले लिया जाएगा, 30% एग्जिट टैक्स ले लिया जाएगा। इसमें मैं एक बात और बताता हूँ, मेरे का आपका प्रश्न यही है कि कैसे अप्लाई कर, कुछ आप इसमें पूछना चाहते हैं? सब हाँ, ये जो प्रक्रिया है एप्लीकेशन की या री रजिस्ट्रेशन की, इसमें हमको क्या फॉलो करना होगा या थोड़ा उस पर ज्ञान दें हमारे? बिल्कुल। यद्यपि कि इसके संबंध में हमारे पुराने वीडियोस और हैं, लेकिन फिर भी आज हम फिर चर्चा के दौरान ही बता दें कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे 30 सितंबर 2023 के पहले से रजिस्टर्ड थे, पुराने कानून से रजिस्टर्ड थे सेक्शन 12A में, वो अपना री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनको री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उनको बिना किसी जांच पड़ताल के आयकर विभाग प्राइमा फेसी 5 साल के लिए उनको रजिस्ट्रेशन दे देगा, ठीक है, 5 साल के लिए देगा। 5 साल के बाद उन्हें फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन में कहा गया है कि जब आप अप्लाई करते हो तो 6 माह के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो ये आशा की जाती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न थी
आप 12A का फ़ायदा ले रहे थे, आप सारे नियमों कानून का पालन करते थे, आपने जब री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद आपको 5 साल के री रजिस्ट्रेशन मिला। लेकिन मेरा ये इसमें अनुरोध है कि 4.5 साल जैसे बीते हैं, और एक्ट भी ये कहता है 4.5 साल बीतने के बाद आप पुनः फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको फिर अगले 5 साल के लिए ये छूट फिर से मिल जाए। जब आप 4.5 साल के बाद अपनी छूट के लिए अप्लाई करेंगे, छूट के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऐसे में CIT एग्जेम्पशन आपके पिछले 4 साल या 5 साल की पूरी आय व्यय खातों और उद्देश्यों और स्रोत, जो आय के स्रोत थे, जो व्यय के मत थे, इनका पूरा थारो ऑडिट करने के बाद तब वो आपको फिर से एक्सटेंशन प्रदान करेंगे। ठीक इसी प्रकार जो संस्थाएं बिल्कुल नहीं है, जो अभी जो रजिस्टर्ड हो रही हैं इस समय विभिन्न ट्रस्ट एक्ट में, सोसाइटी एक्ट में और कंपनीज एक्ट में, उनके लिए बताया गया कि जब वो अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकॉर्पोरेशन के 1 वर्ष के अंदर ही आपको अप्लाई करना है जी बिल्कुल। और जैसे अन्यथा आपको फिर डिले कंडोन कराना पड़ेगा, क्यों डिले किया। और जैसे ही आपने 1 साल के अंदर अप्लाई किया तो आपको 6 माह के ही अंदर आयकर विभाग जो है एग्जेम्पशन सेक्शन 3 साल के लिए आपको प्रोविजनल एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये जो प्रोविजनल एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि जो नई संस्थाएं आ रही हैं वो क्या अपने उद्देश्यों के अनुकूल काम कर रही हैं कि नहीं, खर्चे उन्होंने प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, आय के जो मदे हैं वो प्योर है कि नहीं है, स्रोत उसका मालूम है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आप यूँ कह सकते हैं 2.5 साल बाद जब वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 5 साल के लिए फिर छूट एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप पीरियड बना दिया है नए संस्थाओं। बिल्कुल बना दिया है, इंटर्नशिप पीरियड बना दिया है, और इसमें 2.5 साल बाद फिर आपको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ एक्ट बताता है, वो ये कहता है कि अगर आप नई संस्था है और आपने रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल अपना करा लिया है और व्यापार आपने शुरू कर दिया अपना, मतलब उस NGO ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तो जब बिजनेस कमेंसमेंट कर दिया तो 6 माह के बाद भी वो एलिजिबल है 5 साल के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसमें उसको 2.5 साल का वेट नहीं करना है कि 3 साल का सर्टिफिकेट मिला है, 2.5 साल बीतने के बाद ही हम फिर से अप्लाई करें। अगर वो बिजनेस कमेंसमेंट कर लिए, अपना प्रूव कर लिए कि वो उनको फंड्स आ गए, अब वो चैरिटी वर्क शुरू कर दिए अपना, तो 6 माह के अंदर ही वो फिर से री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे उनको 5 साल के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन आयकर विभाग प्रोविजनल की जगह परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे देगा। वहां पे फिर वो 4.5 साल बाद फिर वो अपनी अगली परीक्षा देंगे, सारी वेरीफाई कराने के बाद फिर उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। और कोई प्रश्न जिज्ञासा आप लोग के मस्तिष्क में कुछ हो तो हम लोग और डिस्कस कर लिया जाए NGO से संबंधित। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए हम लोग लेट हो जाते हैं, कोई संस्था लेट हो जाती है और वो पुरानी संस्था है और उसको पहले से ही रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है 12A ATG जो है, अब वो 30 सितंबर में नहीं करा करके बाद में अप्लाई करती है, तो क्या आपने जैसे फाइनेंशियल ईयर बताया कि फाइनेंशियल कम से कम गैप होना चाहिए, उसमें बीच में उसने 12A को यूज़ ना किया हो, ठीक है वो सब चीज़ें, लेकिन अगर वो अप्लाई करती है तो क्या उसको अप्लाई करने के बाद 3 साल का मिलेगा या फिर वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिलेगा? जी बिल्कुल, आप आलोक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अगर आपका ये तारतम्यता अगर छूट गई तो ये माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। 30 सितंबर 2023 तक जिन संस्थाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल अप्लाई नहीं किया था, ये माना गया कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो गया। अब जितने दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, जब तक कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ना अप्लाई करके 3 साल के लिए प्राप्त कर रहे हैं, उतने बीच का पीरियड आपका माना जाएगा कि आपकी चैरिटी या आप 12A से कवर्ड नहीं है। तो जितने पीरियड में आप 12A से कवर्ड नहीं है उतने पीरियड में आपको टैक्स, उतने पीरियड में आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, जैसे कि बिजनेस इनकम मानी जाएगी। आप ITR 5 फाइल करेंगे, वैसे तो आप ITR 7 फाइल करते हैं, 5 फाइल करेंगे। और जब आपने जिस तिथि से आपने अप्लाई किया और आयकर विभाग ने आपको 3 साल के लिए दिया, वहाँ 5 साल के लिए नहीं देगा, वो 3 साल के लिए देगा, आपको मानेगा कि नए ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो वहाँ पे 3 साल। अब चूंकि आपने 3 साल के लिए अप्लाई कर दिया, आयकर विभाग ने आपको 3 साल का अकॉर्ड कर दिया आपके क्रेडेंशियल को देखते हुए, ऐसे में आपको एग्जिट टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आयकर विभाग जब फिल्टर करके ये देखेगा कि आप बिल्कुल ही स्टिफ हो चुके हैं, आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं और लेकिन 12A का फायदा आप लेना चाह रहे हैं बिना अकॉर्ड किए, तो ऐसे में फिर आपको एग्जिट टैक्स 30% देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सेक्शन 115 TD इनकम टैक्स एक्ट 1961 को यहाँ पे डिस्कस किया। हमारे श्रोताओं को अगर इस सेक्शन के बारे में या NGOs के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप
कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्नों को रखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।